नमस्कार दोस्तों। आज हम यूडाइस भरने के दौरान जो व्यवहारिक समस्याएं हमारे सामने आती है, शिक्षक साथी जो है अपने जब यूडाइस में डाटा एंटर करते हैं तो उस दौरान जो व्यवहारिक समस्याएं जिनसे उनको सामना करना पड़ता है, उन समस्याओं के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ उनका समाधान क्या है, बिल्कुल सही तरीके से हम यूडाइस कैसे भर सकें, इसके बारे में इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यूडाइस में लॉगिन कर लेना है। यूडाइस में लॉगिन करने का तरीका सबको पता है। यहां जब हम लॉगिन करते हैं तो जैसे ही हम यूडाइस के पेज पर पहुंचते हैं, अपने स्कूल के पेज पे, तो वहां पे सबसे पहली समस्या होती है लैंग्वेज की। यूडाइस का जो डाटा होता है या जो इन्फॉर्मेशन होती है, कौन सी इन्फॉर्मेशन उसमें डालनी है, डेटा कौन सा डालना है, उसके लिए जो निर्देश होते हैं वो सारे के सारे इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। तो यहाँ पे कई साथियों को समस्या आती है, तो इंग्लिश की जगह अगर हिंदी करना चाहें तो हमें पेज के ऊपर यहाँ पे सेलेक्ट लैंग्वेज, यहाँ आगे इंग्लिश दे रखा है, उसके आगे हिंदी दे रखा है, तो इस हिंदी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। पहली समस्या तो ये थी, तो ये हिंदी में करके हमें भर लेना है। फिर इसके बाद में देखिए साथियों, जो बेसिक चीजें हैं वो तो सब भर लेते हैं। हम चलते हैं सबसे पहले 1.38 पे जो हमारा शिक्षण दिवस दे रखा है 1.38, तो हम इसमें चलते हैं। ये 1.27 से 1.39 तक है भाषा वाले में, तो इस पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पे आएंगे, यहां देखिए साथियों 1.37 पे शिक्षण दिवसों की संख्या, और आगे ब्रैकेट में दे रखा है गत वर्ष। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। कई साथी उलझे हुए बैठे हैं कि हमें इस वर्ष तो स्कूलें चली नहीं, अभी स्कूलें जो है कोरोना चल रहा था उस चक्कर में स्कूलें चली नहीं, तो यहाँ पे हमें प्राथमिक का, उच्च प्राथमिक का, माध्यमिक का जो शिक्षण दिवस थे उनकी संख्या कैसे भरनी है और कितनी भरनी है। तो यहाँ पे कई लोग क्या है कि वर्तमान के जो आंकड़े हैं, वर्तमान शिक्षण सत्र के आंकड़े डाल देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे हमें पिछले सत्र के, जो सत्र 2019-20 वाला था, उसके आंकड़े यहाँ पे डालने हैं कि प्राथमिक स्तर पे कितने दिन चला था स्कूल, उच्च प्राथमिक पे कितने दिन चला, माध्यमिक में कितने चला। तो अलग अलग जिलों में, अलग अलग स्कूलों में ये शिक्षण दिवस जो है अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ हमें अपने रिकॉर्ड देख के यहाँ ये फिल कर देना है। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं 3.1 पर जो 1.38 था, 1.37 था सॉरी, वहां से लेकर बीच का जो जितना भी था 2 और 3 तक का, वो सारी चीजें मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। नॉर्मल डेटा मांग रखा है जो उसमें हम भर सकते हैं, और उसका अगर प्रोसेस अपने को पूरा देखना है यूडाइस पे, किस तरह से पूरा यूडाइस भरना है, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो डाल रखा है। ये वीडियो केवल समस्या जो हमारे सामने व्यवहारिक समस्याएं आती है उसके लिए मैंने बनाया है। तो ये 1.3 में यहाँ देखिए साथियों, यह एक समस्या है। 1.3 में गैर शैक्षणिक जो कर्मचारी है उनकी हमें यहाँ पे एंट्री करनी है। तो हमारे जो स्कूल में जो शिक्षण कार्य नहीं करवाते हैं ऐसे कर्मचारियों की एंट्री यहाँ पे करनी है, जैसे कि एलडीसी है, यूडीसी है, चपरासी है, रात्रि चौकीदार है, इन सब की यहाँ पे हमें एंट्री करनी है। इसके बाद हमें हमारे स्कूल में मौजूद ऐसे शिक्षक, ऐसे कर्मचारी जिनका कार्य शिक्षण कार्य से संबंधित है, यानी कि जिनकी नियुक्ति शिक्षण कार्य से संबंधित हुई है, तो ऐसे शिक्षकों की यहाँ पे हमें एंट्री डालनी है कि वो उनकी संख्या कितनी है, शिक्षकों की संख्या कितनी है। ध्यान रखना है यहाँ पे जो हमने इस तरफ कर्मचारियों की एंट्री करी है, जैसे एलडीसी है, यूडीसी है, उनको टोटल जो हमारे स्कूल में स्टाफ है उसमें से माइनस करके जितने स्टाफ केवल शिक्षण कार्य करवाते हैं, जिनकी नियुक्ति शिक्षण कार्य के लिए हुई है, उनकी संख्या यहाँ पे डालनी। समझ में आया? उन्हीं शिक्षकों की, शिक्षिकाओं की यहाँ पे हमें एंट्री करनी है, उनकी संख्या यहाँ डालनी है जिनका कार्य केवल शिक्षण कार्य करवाना है, तो हमें यहाँ पे उनकी संख्या डाल देनी। अब यहाँ पे वही संख्या हमें डालनी है जितने हमारे पास उपलब्ध है।
हमने अगर उनसे कम संख्या यहाँ डाल दी तो अगले पेज में हमारे सामने दिक्कत आएगी। मैं बताता हूँ आगे क्या दिक्कत आएगी। ये तो यहाँ पे हमें संख्या डाल देनी है, फिर शिक्षकों की संख्या, संविदा, संविदा पे कोई है तो डाल देनी है, अदरवाइज छोड़ देना है। बाकी यहाँ पे कुल शिक्षकों में से कितने शिक्षकों के पास आधार है, तो यहाँ पे ये जो संख्या हमने ऊपर डाली है 8, यहाँ पे मैंने 8 डाल रखी, तो यहाँ पे 8 ही डालनी है, या इससे कम हो सकती है, इससे ज्यादा डालते ही ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम ये फिल करके आगे बढ़ जाते हैं। आगे वाले पेज पे देखिए साथियों, मुख्य समस्या का काम यहाँ पे अगर पिछले पेज पे हमने मान लेते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षण कार्य करवाने वाले टीचर की संख्या कितनी है, 8 है, लेकिन पिछले पेज पे अगर हमने वहां पे 7 डाल दिया है तो यहाँ से हमें 8वां जो कर्मचारी है उसको जोड़ने में दिक्कत आएगी। जैसे मैंने पिछले पेज पे कितने डाले थे, 8 डाले थे, तो मैं यहाँ मैक्सिमम 8 जनों को जोड़ सकता हूँ। ये जो नीचे डिटेल दे रखी है, ये जो अलग अलग जो कर्मचारी है उनकी डिटेल यहाँ दे रखी है सबकी, तो ये कर्मचारियों की डिटेल, कर्मचारियों को जोड़ना, उतने ही कर्मचारियों को हम जोड़ सकते हैं जितने हमने पिछले पेज पे शिक्षण कार्य करवाने वाले शिक्षकों की जो है हमने संख्या लिखी थी। तो मैंने 8 लिखी थी और यहाँ पे मैंने पूरे 8 जोड़ दिए। अब अगर मुझे नवा कर्मचारी जोड़ना है तो फिर मैं यहाँ पे अगर जोड़े पे क्लिक करूंगा, ये वाला ऑप्शन है जोड़े, इस पे क्लिक करूंगा तो ये एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी जो मैक्सिमम संख्या है उसके बराबर ये नहीं है, या उससे ये ज्यादा हो जाएगा। देखिए एक बार लोड हो रहा है, ये देखिए साथियों, यहाँ ऊपर नोटिफिकेशन आ गया है, टीचर कैन नॉट एड मोर देन सम और रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट एंड पार्ट टाइम टीचर्स। यहाँ पे अगर हमें 8 से ज्यादा जोड़नी है, यानी कि पिछले पेज पे जितने दे रखे हैं उतने यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या कि सारे शिक्षक घर पे है, व्यवहारिक समस्या है कि सब शिक्षक घर पे है और कर्मचारियों का डेटा कैसे निकालें। अब उनको एक एक को फोन कर करके निकालें, बहुत सारे कर्मचारी है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, किसी को फोन नहीं करना है, हमें सीधा शाला दर्पण पे जाना है। ये देखिए मैं एक बता देता हूं, जैसे जोड़े पे क्लिक किया और एक जना खुल गया, ये खुल जाता है यहाँ पे। तो एक इंटरफेस खुलेगा, उसमें हमें क्या क्या भरना है। देखिए यहाँ पे हमें शिक्षक जोड़ना है, कोई भी नया कर्मचारी जोड़ना है जो नया आया है, जिसकी यहाँ एंट्री नहीं हो रखी है, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले शिक्षक कोड में उस कर्मचारी की जो है एम्प्लॉय आईडी डाल देनी है। अब हमें ये डेटा मिलेगा कहाँ से, ये जानने वाली बात है। तो हमें शाला दर्पण पोर्टल पे जाना है, शाला दर्पण पोर्टल पे जाके लॉगिन करके स्टाफ वाले सेक्शन में, स्टाफ वाले सेक्शन पे क्लिक करके और उसमें एक टैब खुलेगा जिसपे प्रपत्र 10 का ऑप्शन आता है, जो कर्मचारियों से संबंधित विवरण होता है। प्रपत्र 10 हमें वहां से डाउनलोड कर लेना है, स्टाफ सेक्शन में प्रपत्र 10, वहां से उसमें जितनी भी डिटेल है वो सारी की सारी जो हमें यहाँ भरनी है वो सारी डिटेल हमें वहां से मिल जाएगी, किसी से फोन करके या पूछने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें एम्प्लॉय आईडी डाल देनी है, यहाँ उसका नाम डाल देना है इंग्लिश में कैपिटल में, यहाँ पुरुष महिला जो भी है, जन्म तिथि, सामाजिक श्रेणी, शिक्षक का प्रकार। अभी यहाँ ध्यान रखना है शिक्षक का प्रकार, टीचिंग स्टाफ है तो हमें यहाँ टीचर ही डालना है, हेड टीचर है तो यहाँ हेड टीचर डालना है, लेक्चरर है तो लेक्चरर डालना है, ठीक। इसके बाद नियुक्ति का प्रकार, नियुक्ति का प्रकार अगर रेगुलर है, आरपीएससी फाइट करके आया है तो रेगुलर है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगा है तो वो लगा देंगे। गेस्ट फैकल्टी एक दूसरा अभी नया चला है गेस्ट फैकल्टी में, जिसमें पार्ट टाइम जिसको लगा रखा है तो हम उसका कर देंगे। इसके बाद में उच्चतम शैक्षणिक योग्यता, ये सारी चीजें आ जाएगी यहाँ, उसमें सारी मिल जाएगी। शैक्षणिक योग्यता में हमें और व्यावसायिक योग्यता में जो जैसे बीएड होता है, एमएड होता है, ये सारी चीजें आती है जो व्यावसायिक योग्यता है, तो उसमें हमें प्रपत्र 10 में सारी चीजें मिल जाएगी। किन किन कक्षाओं को पढ़ाता है ये डाल देना है। मुख्य विषय, अब यहाँ ध्यान रखना है हमें 2 विषयों का चयन करना है उसका, यहाँ जो विषय डालेंगे वो विषय यहाँ नहीं आएगा, अलग अलग विषय आएंगे, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। फिर ऊपर गत शिक्षण सत्र में प्राप्त किए गए सेवा काल प्रशिक्षण के कुल दिन, यहाँ ध्यान रखना है साथियों गत शैक्षिक वर्ष, ये यहाँ समस्या होती है सबके सामने कि अब गत शैक्षिक वर्ष को ध्यान में नहीं रख के वर्तमान शिक्षण वर्ष के जो यहाँ पे डाल देते हैं डाटा, उसके बाद में फिर वापस जो है ध्यान में आता है कि गत शैक्षिक वर्ष है, तो हमें यहाँ पिछले वर्ष का अगर किसी ने कोई प्रशिक्षण किया है तो वो उनकी संख्या यहाँ डाल देनी है।
फिर गैर शैक्षणिक कार्यों पर बिताए गए दिन, अगर गैर शैक्षणिक कार्यों पे कहीं कर्मचारी गया था पिछले सेशन में, तो यहाँ पे उनकी संख्या लिख देनी है। अब देखिए साथियों, यहाँ पे गणित विषय के अध्ययन का स्तर, यहाँ पे गणित विषय के अध्ययन का स्तर, मान लेते हैं कि एक आर्ट्स का टीचर है जो हिस्ट्री पढ़ाता है, या मान लेते हैं सामाजिक का टीचर है, कोई सेकंड ग्रेड टीचर है सामाजिक पढ़ाता है, तो हमें सामाजिक वाले ने गणित का अध्ययन किस स्तर तक किया, तो सामाजिक वाले का हमें पता है कि सामाजिक पढ़ाने वाला जो व्यक्ति है वो गणित का स्तर लास्ट 10वीं तक करेगा। 10वीं के बाद में उसको ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं। आर्ट्स ले लिया तो आर्ट्स में गणित नहीं आएगा, तो हमें यहाँ पे इसको सेकेंडरी लेवल तक कर देना है। और इसी तरह मान लेते हैं यहाँ पे कोई गणित का टीचर है, तो उसको तो हमें सेकेंडरी लेवल तक, अगर उसने बीए कर रखी है तो ग्रेजुएशन कर देंगे, अगर एमए कर रखी है गणित में तो उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन कर देंगे। तो इस तरह से हमें चयन करना है। विज्ञान हम कहाँ तक पढ़ते हैं, विज्ञान 10वीं तक पढ़ते हैं। अगर मान लो सामाजिक का कोई अध्यापक है तो विज्ञान 10वीं तक पढ़ेगा, तो यहाँ पे भी सेकेंडरी कर देना है। मेन सब्जेक्ट जो है उसको जहां तक उसने कर रखा है वो लेवल कर देना है। इसके बाद सामाजिक विषय के अध्ययन का स्तर, अब सामाजिक विषय का अध्ययन वाला स्तर जो सामाजिक का टीचर है तो वो तो जो अगर उसने एमए कर रखी तो एमए स्तर पे कर देंगे, नहीं तो वो कर देंगे विकलांगता का प्रकार वगैरह ये यहाँ पे डाल के इसको फाइनल सबमिट कर देंगे। यहाँ से जमा करे पर क्लिक कर देंगे, मेल आईडी डालनी है तो फिर ये यहाँ हो जाएगा। मैंने ये केवल उदाहरण के लिए बताया था। जैसे हम इस पे जमा करेंगे तो ये जो है पीछे एक जो आगे हमने देखा था ये पेज, इसके ऊपर एक कर्मचारी और यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से हमें कर्मचारी को ऐड करना है। आगे जो है 3 पॉइंट, इसके बाद हमें ध्यान रखना साथियों, जैसे हमने उसको जोड़ दिया तो हमें सीधे आगे वाले पे ऊपर क्लिक नहीं करना है, हमें यहाँ आके पहले जोड़ लिया, इसके बाद पूर्ण रूप से चिन्हित करें, इसके ऊपर क्लिक करना है, तब डेटा सेव होगा। हमने सीधे आगे वाले पे कर दिया तो सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। और यहाँ पूर्ण रूप से चिन्हित करने वाले पे हमें पहले क्लिक करना है, इसके बाद में आगे वाले पे क्लिक करना है। अब आगे वाले ऑप्शन में देखिए, आगे वाला जो पेज खुल रहा है उसमें देखिए यहाँ क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ आ रहा है कक्षा प्रथम में नए दाखिले 4.1.2 में, और ऊपर आ रहा है पूर्व प्राथमिक भाग में कुल नामांकन। अगर प्री प्राइमरी एनरोलमेंट अपने स्कूल में है, एलकेजी यूकेजी, तो ये डाल देना। अपने स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं होता तो ये नहीं खुलेगा। फिर प्रथम कक्षा में नए दाखिले, अब इसमें न्यू एडमिशन लिखने हैं और ये वर्तमान शिक्षण सत्र के लिखने हैं, पिछले सेशन के नहीं लिखने, वर्तमान शैक्षिक सत्र के हमें यहाँ आंकड़े लिखने। अब ये हमें कहाँ से निकालना है, इसके लिए मैं बता देता हूँ साथियों, हमें शाला दर्पण पोर्टल पे जाना होगा। शाला दर्पण पोर्टल पे जाके हमें वहां लॉगिन करना होगा। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे जैसे ही हम यहाँ लॉगिन करेंगे शाला दर्पण पे, तो हमें यहाँ निकालना है सबसे पहले डेटा जो हमें चाहिए नामांकन का। नामांकन का डेटा हमें कैसे निकालना है, इसके लिए हमें जाना होगा रिपोर्ट पे, रिपोर्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में हमें क्लास वाइज एनरोलमेंट, ये ऊपर ऑप्शन आ रहा है, सबसे पहले जाना है रिपोर्ट में। रिपोर्ट पे जाने के बाद बहुत सारे टैब खुलेंगे, यहाँ ऊपर ऑप्शन आ रहा है क्लास वाइज एनरोलमेंट, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक इंटरफेस खुलेगा यहाँ पे, जिसके अंदर हमें सत्र डालना है, सत्र किस सत्र का निकालना है। तो हमें एक तो 2019-20 का भी डाउनलोड करके रख लेना है, और अभी फिलहाल हमें 2020-21 का चाहिए, तो इसमें 2020-21 का, क्योंकि उसमें पहली जो कक्षा है, प्रथम कक्षा है, उसमें कितना नामांकन है उसके बारे में पूछा हुआ है, तो ये यहाँ इसका नामांकन आ जाएगा। अब हमें ये देखना है साथियों उसमें एंट्री कैसे करनी है। तो यहाँ पे प्रथम कक्षा में नए दाखिले, तो इसमें 5 वर्ष से आयु के स्तर पे करनी है। 5 वर्ष से कम आयु वाले, 5 वर्ष वाले, 6 वर्ष वाले, 7 वर्ष वाले और 7 वर्ष से अधिक आयु वाले। तो हमें कुल मिला के ध्यान ये रखना है, आंकड़ों में ज्यादा नहीं उलझना है। हमें जाना है यहाँ जाके पहली क्लास, ये पहली क्लास, तो पहली क्लास में हमें देखना है कि यहाँ पे कितने बालक और बालिका है। बॉयज यहाँ पे कितने हैं, बालक है 22, बालिकाएं कितनी 18। तो हमें इस 22 और 18 को इस तरह से तोड़ना है यहाँ पे। ये जो नामांकन है 5 साल से कम उम्र के तो पहली क्लास में एडमिशन होते ही नहीं, तो इसमें हमें 0-0 कर देना। 5 वर्ष की आयु वाले में हमें कुछ नंबर डाल देने, जैसे बालक
मेरे यहाँ 22 है, तो 22 में से मैंने 18 यहाँ डाल दिए और 6 वर्ष के यहाँ 4 डाल दिए। हो सकता है मैं यहाँ पे 16 डाल दूं, या 4 डाल दूं, या 2 डाल दूं 7 वाले में। तो ये कुल मिला के इनकी संख्या यहाँ पे योग कितना आ जाना चाहिए, यहाँ पे 22 आ जाना चाहिए, जैसे मेरे यहाँ। इसी तरह से इसको यहाँ डालना है, तभी यहाँ सबमिट होगा। और जाके यहाँ पे हमें जमा करें पे क्लिक कर देना, फिर जमा करें और आगे बढ़े पे क्लिक कर देना। इस तरह से ये यहाँ से फाइनल हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। तो हमें, अब मैंने तो चूंकि कर रखा है पहले, तो मैं सीधा यहाँ आगे वाले पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है साथियों कि सामाजिक श्रेणी, और यहाँ ऊपर हमें देखना है वर्तमान शैक्षिक सत्र में नामांकन सामाजिक श्रेणी के तहत। तो इसमें भी हमें वर्तमान शैक्षिक सत्र जो 2020-21 है उसी की एंट्री करनी है। तो फिर हम वापस नामांकन पे जाएंगे, नामांकन पे जाके और यहाँ देखेंगे कि पहली क्लास में कितना नामांकन है, गर्ल्स बॉयज 22-18। तो हमें यहाँ कितना डाल देना है, ये 22-18 टोटल नामांकन है। अब हमें निकालना है जनरल का। जनरल में पहली क्लास में कितने बालक और कितनी बालिकाएं, तो ये हमें यहाँ मिल जाएगा। ये जनरल ये रहा, जनरल में ये पहली क्लास में बॉयज कितने 4 और गर्ल्स कितनी है 3। तो ये 4 और 3 हमें यहाँ डाल देने जनरल में। पहली क्लास में 4 और दूसरी बालक तो 4, बालिकाएं 3। इसी तरह से दूसरी क्लास का निकाल लेंगे। दूसरी क्लास में जनरल कैटेगरी में दूसरी क्लास में बालक कितने हैं, बालिकाएं कितने हैं। तो ये फिर वापस इस पे जाएंगे, यहाँ देखेंगे जनरल में ये पहली क्लास में जनरल में 4 3 थे, और दूसरी क्लास ये दूसरी आ गई। तो दूसरी क्लास में जनरल में कितने 4 और 6 ये आ गए। ये तो कक्षा है, यहाँ पे ये कक्षा दे रखी है। तो दूसरी कक्षा में कितने हैं जनरल में, बॉयज कितने 4 और गर्ल्स कितनी है 6। तो ये है, हमें यहाँ पे वापस आके 4 और 6 डाल देना है। लेकिन यहाँ समस्या ये आती है दोस्तों, बाकी कैटेगरी में तो ठीक है, जनरल SC ST तक ठीक है, ओबीसी में हमें यहाँ दिक्कत आती है। क्योंकि ओबीसी में अपने यहाँ क्या है, साला दर्पण पे देखिए, यहाँ केवल 4 कैटेगरी दे रखी है, जनरल SC ST और ओबीसी। लेकिन साला दर्पण पे क्या कर रखा है, साला दर्पण पे कैटेगरी कितनी है, जनरल ST SC ओबीसी और एक SBC भी दे रखा है। SBC कैटेगरी भी यहाँ दे रखी है। तो हमें SBC जो कैटेगरी है उसको ओबीसी में ही काउंट करना है। अब मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पे हमें ओबीसी का जो नामांकन है वो किस तरह से डालना है। केवल हमने ओबीसी का उठा के डाल दिया तो ये गलत शो करेगा और आपकी एरर आएगी बाद में, और वो वापस जो दोबारा सारे आंकड़े यहाँ पे डालने पड़ेंगे। तो ये बड़ी समस्या है। यहाँ ओबीसी और SBC के जो बालक बालिकाएं हैं उनको हमें जोड़ के लिखना है, सीधा सा तरीका। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ ओबीसी के हमें 5वीं क्लास के निकालने हैं, ये 5वीं क्लास रही, ये 5वीं क्लास है, और यहाँ हमें 5वीं क्लास के निकालने हैं। तो ये 5वीं क्लास है, 5वीं क्लास में ये रही ओबीसी। तो ओबीसी में यहाँ पे देखिए गर्ल्स कितनी है 10 और बॉयज कितने हैं 6 और गर्ल्स कितनी है 10 है। बॉयज है यहाँ पे 6 और गर्ल्स 10 है। और इधर SBC में बॉयज कितने हैं 0 और यहाँ पे कितने गर्ल्स कितने 0। तो हमें ये जो यहाँ पे हमारे पास संख्या ये 6 और 10, बॉयज कितने 6, ओबीसी में बॉयज 6 और इधर SBC में बॉयज कितने 0। तो 0 और 6 कितने हुए 6 हुए। तो हमें ये बॉयज की संख्या वहां पे ओबीसी में 5वीं क्लास में कितनी डाल देनी है 6 डालनी है। जैसे मैं यहाँ देख लेता हूँ, ये मेरे 5वीं क्लास, तो यहाँ मैंने बॉयज की संख्या कितनी डाल रखी है 6 डाल रखी है। लेकिन जैसे 7वीं क्लास में हम देखते हैं, 7वीं क्लास में आंकड़े अलग है थोड़े। यहाँ देखिए साथियों, यहाँ बॉयज की संख्या ओबीसी में दे रखी है 9 और इधर SBC में कितनी दे रखी है 1। बॉयज की संख्या कितनी है SBC में 1। तो 1 और 9 कितने हुए, बॉयज को जोड़ना है, SBC के बॉयज और ओबीसी के बॉयज। तो 9 और 1 कितने हुए 10। तो हम वहां ओबीसी में हमें 9 नहीं लिख के, ये जो 9 है ये आंकड़ा ना लिख के इन दोनों का जोड़ के वहां लिखना है। तो 9 और 1 कितने हो गए 10। तो ओबीसी में 7वीं क्लास में यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ 10 कर रखे हैं। 7वीं क्लास, ये रही 7वीं क्लास। 7वीं क्लास में बॉयज के आंकड़े कितने हैं, वहां पे ओबीसी में 9 दे रखे थे, ये मैंने 10 कर रखे क्योंकि SBC और ओबीसी को जोड़ के लिखना है। ये बड़ी समस्या। अगर यहाँ हमने 9 कर दिया तो 9 से फिर हम जब फाइनल सबमिट करेंगे तो हमारे सामने जो नीचे आंकड़े आ रहे हैं ना, ग्रैंड टोटल बॉयज और ये ग्रैंड टोटल गर्ल्स, तो यहाँ पे ये आंकड़े गलत आएंगे, टोटल नामांकन अपना यहाँ बैठेगा ही नहीं। तो हमें ये ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर गर्ल्स का भी इसी तरह से जोड़ लेंगे, गर्ल्स ओबीसी में गर्ल्स कितनी, SBC में गर्ल्स कितनी, उनको जोड़ के फिर वापस ये आंकड़ा यहाँ लिख देना है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे फिर इससे नीचे वाला, कुल नामांकन में से निम्नलिखित अल्पसंख्यक समूह से संबंधित नामांकन का विवरण। इसमें क्या करना है, देखो अल्पसंख्यक यानी आपके यहाँ अगर मुस्लिम
समुदाय से संबंधित कोई बच्चे पढ़ते हैं, सिख पढ़ते हैं, बुद्धिस्ट पढ़ते हैं, फारसी पढ़ते हैं, ये सब अल्पसंख्यक में आते हैं। तो इसका एक अलग से साला दर्पण पे हमारा जो नामांकन है उसमें अलग से इसका नामांकन दिया हुआ रहता है। ये देखिए, ये सबसे लास्ट में, इस तरफ देखिए, ये लास्ट में ये टोटल नामांकन आ गया। इसके बाद में अगर कोई माइनॉरिटी से संबंधित अल्पसंख्यक है तो उनका नामांकन यहाँ दिया हुआ रहता है। ये माइनॉरिटी एनरोलमेंट यहाँ आ गया, ये माइनॉरिटी एनरोलमेंट यहाँ दे रखा है। देखिए, ये मेरे यहाँ चौथी कक्षा के अंदर 2 बॉयज है, 2 गर्ल्स है। इस तरह से ये यहाँ से हमें माइनॉरिटी का नामांकन लेके वहां डाल देना है। तो ये हमें ये काम करना है यहाँ डाल के, फिर इसको ये ध्यान रखना है हर टेप पे बाद में जमा जरूर करना है। ये व्यवहारिक समस्या है, यहाँ से हमने जमा नहीं किया और आगे जाके नीचे जाके इसको फाइनल जमा कर दिया यहाँ पे, ये यहाँ पूरा और अगला पर क्लिक कर दिया तो ये सारा डेटा सेव नहीं होगा भाई। तो हमें क्या करना है, पहले इसको जमा करना है, जैसे ही भर देंगे हमें इसको जमा कर देना है। तो ये आया, इसके बाद में हमने ये भर दिया। इसके बाद में देखिए तीसरा, कुल नामांकन में से आधार नंबर वाले और बीपीएल श्रेणी के अनुसार छात्रों की संख्या प्रदान करें। कुल नामांकन में से आधार नंबर वाले और बीपीएल श्रेणी के अनुसार छात्रों की संख्या प्रदान कर दें। ये है वर्तमान सत्र का, वर्तमान सत्र का ये हमें निकालना है। लिखा हुआ है हैविंग आधार, यानी जिनके पास आधार है। तो पहली क्लास में कितने बालक है जिनके पास आधार है, और पहली क्लास में कितनी बालिकाएं हैं उनके पास आधार है। तो हमें ये निकालने के लिए फिर साला दर्पण पे जाना होगा। साला दर्पण पे जाके आधार से वंचित छात्रों की जो लिस्ट है उस पे हमें ये निकाल लेना है। सबसे पहले जाना होगा विद्यार्थी पे। विद्यार्थी पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ ऊपर 2 नंबर पे एक ऑप्शन आ रहा है आधार से वंचित विद्यार्थियों की सूची, इस पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे सामने हमारे स्कूल के आधार से वंचित जो भी छात्र है, आप जिनके पास आधार नहीं है, उन छात्रों की लिस्ट हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ से हमें ये देख लेना है, और यहाँ से फिर जैसे मैं देखता हूँ यहाँ पे 10वीं क्लास का मुझे एंटर करना है। तो 10वीं कक्षा में मेरे सिर्फ एक बच्चा है जिसके पास आधार नहीं है, और वो क्या है, जगदीश कुमार है, यानी ये लड़का है। तो लड़कों में से लड़कों का जो टोटल नामांकन है, जो मैंने बताया था अभी साला दर्पण पे मैंने नामांकन निकाला था, तो 10वीं कक्षा में जाना अपने को। 10वीं कक्षा का जो टोटल नामांकन है उसमें से टोटल छात्र कितने हैं, तो मेरे यहाँ टोटल छात्र कितने थे, उन टोटल छात्रों में से 1 माइनस कर देना है। यहाँ जब लिखेंगे 10वीं का डेटा डालेंगे तो मेरे यहाँ टोटल छात्र कितने थे, केवल बालक कितने थे, 27 थे 10वीं कक्षा में। तो मैंने 1 माइनस कर दिया जिसके पास में आधार नहीं था। तो यहाँ पे ये संख्या आ गई जिसके पास आधार है। इसी तरह से सारी जो अपने पास जितनी भी कक्षाएं हैं उनका नामांकन हमें निकाल लेना है। ये सीधा सा तरीका है। इसके बाद में फिर ट्रांसजेंडर अगर किसी के यहाँ स्कूल में है तो उनकी एंट्री कर देनी है। बीपीएल है तो बीपीएल के लिए वो जो है डेटा निकाल के एंट्री कर देनी है। फिर यहाँ से फिर जमा करे पे क्लिक करना है, सीधा इस पे नहीं आना है, जमा करे वाले पे क्लिक करना है, और उसके बाद में ही हमें पूरा और अगला पे क्लिक करना है। मैंने यहाँ पूरा कर रखा है पहले से, इसलिए मैं आगे वाले पे क्लिक कर दूँ। फिर आगे वाले ऑप्शन पे आते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो हमने नामांकन डाला था वो अपने आप यहाँ शो हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो नामांकन का एक तरह से सुडोकू मान लो इसको, इसकी पूर्ति हमें किस तरह से करनी है, तो इसके लिए हमें वापस से फिर से वही काम करना है। इसमें भी वर्तमान शिक्षण सत्र का ही डालना है जो हमारे पास है। ये देखिए वर्तमान शैक्षिक सत्र में कक्षा के तहत नामांकन आयु और पूर्ण वर्ष में, तो हमें यहाँ पे कितनी आयु है बच्चे की उसके आधार पर डालना है। तो हमें, मैंने पहले बताया था, आंकड़ों में नहीं उलझना है, हमें वापस जाना है रिपोर्ट्स पे साला दर्पण में, और कक्षावार नामांकन निकालना है 2020-21 का। 2020-21 का जो कक्षावार नामांकन है वो निकाल लेना है। ये हमने यहाँ नामांकन निकाल लिया 2020-21 का साला दर्पण पे। तो इसमें से आंकड़े कैसे डालने हैं अब इसमें ये ध्यान रखना। पहली क्लास का टोटल बॉयज कितने हैं, पहली क्लास में हमें बालकों का आंकड़ा डालना है। बॉयज 5 साल का कितना है, कितने बॉयज हैं, 5 साल से कम कितने हैं, 6 साल के कितने, 7 साल के कितने, 8 के कितने, 9 के कितने, ये बालकों की संख्या डालनी। फिर उसके बाद बालिकाओं की संख्या डालनी। फिर दूसरी क्लास में बालकों की संख्या, बालिकाओं की संख्या एज के अनुसार। 5वीं क्लास में मेरे बालक कितने हैं, 5 वर्ष के बालक, पहली क्लास में 5 वर्ष के बालक कितने, 11 कर रखे हैं मैंने जो बॉयज हैं। इसी तरह से पहली क्लास में 6 वर्ष के बालक कितने हैं, 10 कर रखे हैं, ये कर रखा है। तो यहाँ देखिए किस तरह से करना है इसको, यहाँ ध्यान देना है। आंकड़े 1-2 ऊपर नीचे हो तो उनको ज्यादा नहीं ध्यान में देना है। यहाँ देखिए पहली कक्षा में, ये पहली कक्षा है, इसमें बॉयज की संख्या कितनी है, 22 है मेरे पास। तो ये 22 संख्या, ये साला दर्पण पे टोटल देखना है हमें। यहाँ
हमें यहाँ टोटल देखनी है कि कितनी संख्या है, बॉयज की कितनी है, टोटल बॉयज गर्ल्स दोनों को मिला के नहीं देखनी, केवल बॉयज की टोटल कितनी है, गर्ल्स की टोटल कितनी है। तो हम बॉयज की भर रहे हैं पहली क्लास में, तो पहले हमें बॉयज की टोटल संख्या देखनी है। तो यहाँ पे 22 दे रखी है, फिर वापस लौट जाना है यूडाइस में। यहाँ पे हमें क्या करना है, बॉयज हमारे पास पहली क्लास में 22 है, तो उन 22 को इन 5, 6, 7 जो भी आयु वर्ग है, जितने भी आयु वर्ग में अपने बच्चे हैं उस हिसाब से उनको तोड़ना है। उनको मिला के अपने पास कितने होने चाहिए, सबको जोड़ के 22 होने चाहिए। जैसे मेरे यहाँ 11, 10 और 1, इन तीनों को मिला के कितने हुए, 11, 10, 21 और 1, 22। ये संख्या 22 होनी चाहिए टोटल नामांकन। ये काउंटिंग यहाँ हमें कर लेनी है। ये ऊपर नीचे होते ही एक भी डिजिट आगे पीछे हुआ तो हमारे यहाँ पूरा का पूरा ये जो भरा हुआ आंकड़ा भरा हुआ पूरा का पूरा ये जो पैटर्न भरा हुआ है, ये पूरा का पूरा हमें वापस देखना पड़ेगा कि गलती कहाँ हुई है, और उसमें घंटों लग जाते हैं वापस देखने में। तो हमें यहाँ ये देखना है कि जितना टोटल नामांकन है बॉयज का या गर्ल्स का, उतने ही हमें उसके टुकड़े करके टोटल नामांकन अपना आना चाहिए। ये देखिए इसके नीचे नीचे दिखा दूं मैं आपको, ये टोटल यहाँ मेरे यहाँ 22 शो कर रहे हैं। ये पहली क्लास में गर्ल्स जो है, बॉयज जो है यहाँ मेरे 22 शो कर रहे हैं वही। तो इस तरह से सारे जो है सभी क्लासों के हमें यहाँ भर देने। फिर यहाँ जमा करें पे क्लिक करना है, जमा करें और आगे बढ़े पे क्लिक करना है। मेरे यहाँ ये मैंने पहले कर रखा है, मैं आगे वाले पे क्लिक कर देता हूँ। फिर आगे खुलेगा, ये नामांकन आ गया वापस, कुल नामांकन। फिर वर्तमान शैक्षिक सत्र में कक्षा अनुसार नामांकन अनुदेश शिक्षण के माध्यम द्वारा, अनुदेश शिक्षण माध्यम यानी जिस मीडियम से यानी कि ये जो हिंदी मीडियम, देखिए अनुदेश का माध्यम यानी जो मीडियम क्या है, हिंदी मीडियम में कितने बच्चे, तो अपने स्कूलों में लगभग सारे बच्चे हिंदी मीडियम में ही, तो हमें वो का वो नामांकन जो ऊपर लिखा हुआ ना, ये नामांकन ये का ये यहाँ पे वापस फिल कर देना है। यहाँ ध्यान रखना है दोस्तों, ये 4.4 में 4.4 में जो ऊपर कुल नामांकन दे रखा है, जो हमने पिछले पेजों पे भरा था वो अपने आप यहाँ आ जाएगा। लेकिन ये वाला जो नामांकन का ये जो नीचे वाला दे रखा है, वर्तमान शैक्षिक सत्र में कक्षा अनुसार नामांकन अनुदेश शिक्षण के माध्यम के अनुसार, यानी अनुदेश का माध्यम यहाँ क्या दे रखा है, हिंदी। हिंदी मीडियम वाले बच्चे कितने हैं, तो हमें ये का ये नामांकन यहाँ उतार देना। चूंकि मैंने पहले भर रखा था इसलिए यहाँ शो हो रहा है भरा हुआ। और फिर जमा करें पे क्लिक करना है, जमा करें और आगे वाले पे क्लिक करना है। मैंने ये भर रखा है इसलिए मैं यहाँ आगे वाले पे क्लिक कर देता। फिर अगले फॉर्म पे आते हैं। यहाँ पे ये जो पिछले, ये अपने आप भरा हुआ आएगा क्योंकि हमने पिछले जो पेज थे उनके ऊपर नामांकन भरा था, और अल्पसंख्यक समूह से संबंधित भी नामांकन भरा था, ये भी हमारे यहाँ आ जाएगा। अब ये देखिए 4.5 वर्तमान शैक्षिक सत्र में कक्षा के तहत पुनरावर्तक रिपीटर्स, यानी जो वापस उसी कक्षा में पढ़ रहे हैं, पिछले साल भी उस कक्षा में थे और इस साल वापस उस कक्षा में आ रहे हैं। तो ऐसे बच्चों की संख्या लगभग नील होती है। अगर आपके स्कूल में कोई भी बालक है जो वापस से उसी कक्षा में पढ़ रहा है, 1 से 8 तक तो वैसे ही कोई फेल नहीं होता, तो दोबारा उस कक्षा में नहीं आता। और बड़ी क्लासों में अगर कोई रिपीटर है तो उस क्लास के अनुसार हमें, अगर बालक या बालिका है तो उस हिसाब से यहाँ पे उनकी संख्या डाल देनी है और जमा वाले पे क्लिक कर देना है। फिर ऐसे ही कुल नामांकन में से निम्नलिखित अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित नामांकन का विवरण दीजिए। अब यहाँ पे हमें अल्पसंख्यक, जो यहाँ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, हम क्या कर देते हैं, वापस से उसी नामांकन में जाते हैं, वहां पे माइनॉरिटी का जो नामांकन वो वापस इसमें फिल कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऊपर 4.5 वर्तमान शैक्षिक सत्र के अनुसार पुनरावर्तक रिपीटर्स जो है उनका आंकड़ा यहाँ डालना है। तो इसका 4.1 का कह तो है ये सामाजिक श्रेणी, जिसमें SC ST जनरल के अनुसार डालना है, तो इसमें अपने 0 आएगा अगर कोई रिपीटर्स है तो इसी में भी रिपीटर्स के ही आंकड़े डालने, टोटल नामांकन नहीं डालना है इसमें। दूसरे वाले में, इसमें अल्पसंख्यक समूह से संबंधित अगर कोई रिपीटर है जो वापस पढ़ रहा है उसी कक्षा में, तो ही हमें यहाँ पे वो नामांकन डालना है, तो ही हमें उसकी संख्या डालनी, नामांकन नहीं डालना। अब यहाँ पे कई शिक्षक क्या करते हैं कि जैसे मुस्लिम समुदाय से संबंधित टोटल नामांकन यहाँ पे डाल देते हैं कि कितने बच्चे जो है टोटल अपने नामांकन में मुस्लिम समुदाय या क्रिश्चियन सेक्स या इनसे संबंधित है। तो ऐसा नहीं करना है, और इस पे ध्यान रखना है, यहाँ जमा पे जरूर क्लिक करें, नहीं तो ये पूर्ण नहीं बताएगा और आप फिर देखोगे कि पूर्ण क्यों नहीं बता रहा है। यहाँ जमा जरूर करें और फिर पूर्ण रूप से चिन्हित करें पे क्लिक करना है, फिर आगे वाले पे वापस से पेज खुल जाता है अपने यहाँ। ये नामांकन अपने आप भरा हुआ आएगा, कुल नामांकन विशेष जरूरत वाले बच्चों या CWSN के लिए कक्षा के तहत नामांकन। अब यहाँ पे हमें CWSN वाले बच्चों का नामांकन निकालना, तो इसके लिए हमें क्या करना है, वही शाला दर्पण पे जाना है। शाला दर्पण पे जाने के पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे
लास्ट में जो सेकंड लास्ट वाला ऑप्शन है CWSN विद्यार्थी बैंक विवरण प्रविष्टि, अगर आपने पहले से इसमें डेटा डाल रखा है, आपके जो शाला दर्पण प्रभारी उन्होंने डेटा डाल रखा है, तो हम यहाँ से CWSN से संबंधित जो है आंकड़े निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें CWSN विद्यार्थी बैंक विवरण प्रविष्टि पे क्लिक कर देना है। तो जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फिर एक इंटरफेस खुलेगा। इसमें हमें चूंकि अपने पूरे स्कूल में कितने CWSN छात्र है उनकी संख्या निकालनी है, तो सबसे पहले यहाँ CWSN स्टूडेंट कर देना है, स्टूडेंट टाइप में, फिर ऑल में ऑल ही रहने देना है, और यहाँ सेक्शन में जाके हमें ए कर देना है, सेक्शन में ए कर देना है और शो पे क्लिक करना है। जैसे हम शो पे क्लिक करेंगे हमारे सामने हमारे स्कूल में जितने भी CWSN के बालक है वो आ जाएंगे। ये देखिए साथियों, यहाँ देखिए वापस से हमने यहाँ पे शो पे क्लिक किया तो यहाँ पे CWSN छात्रों की यहाँ पे हमारे सामने लिस्ट आ गई कि अपने स्कूल में कितने बालक जो है CWSN वाले। अब इनकी एंट्री कैसे करनी है मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। जैसे पहले पहले गए हम कक्षा देखनी है हमें सबसे पहले कि कौन सी कक्षा में कितने हैं। हमने देखा 5वीं कक्षा में 2 है, कितने हैं देख, पहले पहले हमने देखा कक्षा 4 में कितने हैं, कक्षा 4 के कितने हैं, एक ही बच्चा है। और ये क्या है, गर्ल्स है या बॉयज, तमन्ना बानो, ये क्या है यहाँ पे गर्ल्स है। तो हमें ये तो पता चल गया कि कक्षा 4 में एक स्टूडेंट ऐसा है जो गर्ल्स है और CWSN की श्रेणी में। अब उसका CWSN की श्रेणी में कौन सी श्रेणी में आती है, तो वाक एवं भाषा निःशब्दता, ये इस कैटेगरी में आती है। तो हमें वापस जाना है यूडाइस में, यूडाइस में हमें जाके ये देखिए स्पीच एंड लैंग्वेज, ये भाषा और उससे संबंधित था, ये स्पीच और लैंग्वेज वाली श्रेणी में आता है। स्पीच और लैंग्वेज वाली श्रेणी में हमें देखना है वो कौन सी क्लास में थी, कक्षा 4 में। ये आ गई अपने ऊपर कक्षा 4 और ये यहाँ पे आके मिल रहा है। कक्षा 4 में वो बालक था या बालिका थी, तो वो बालिका थी, तो हमें यहाँ बालिका कितनी थी, 1, तो ये यहाँ पे हमने 1 कर देना है। इसी तरह से फिर वापस जाते हैं उसके ऊपर, यहाँ से हमने देखना है आगे कक्षा 5 में कितने हैं, कक्षा 5 के 2 है, कक्षा 5 के 2 है, एक तो ये बॉयज है और एक गर्ल्स है। तो कक्षा 5 के एक तो बॉयज और एक गर्ल्स। जो बॉयज है वो तो है, जो बॉय है वो तो है वाक और भाषा संबंधित, यानी इसी से संबंधित है, इस वाले से संबंधित। और एक जो है वो अंधता यानी अंधा है, एक तो अंधा है ब्लाइंड है, और एक जो है लैंग्वेज वाला उससे संबंधित है 5वीं कक्षा में। तो ये हमें जाना है। लड़की तो है वो है अंधता की शिकार है, और लड़का जो है वाक से संबंधित है। तो हमें वापस यूडाइस पे जाना है और यहाँ जाके हमें सबसे पहले देना है स्पीच वाले में। स्पीच वाले में लड़का था 5वीं कक्षा में, तो स्पीच वाले में ये हमने बालक देख लिया, बालक डाल दिया। एक बालक था 5वीं कक्षा में स्पीच वाले में। दूसरा यहाँ पे ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस वाले में देखिए ये 5वीं क्लास में मैंने 1 डाल रखा है, 5वीं कक्षा में 1 डाल रखा है ब्लाइंडनेस वाला। ये क्या डाल, किसमें डाल रखा है, लड़की में। तो इस तरह से हमें ये इनकी एंट्री कर देनी है। वापस से यूडाइस और इसको फिर भर के यहाँ नीचे जमा करें पर जरूर क्लिक करें, तो फिर जमा करें और आगे वाले पे, मैंने पहले से भर रखा था इसलिए मैं आगे वाले पे कर दिया। फिर यहाँ फ्री टेक्स्ट बुक, जितना अपने पास नामांकन है वो नामांकन, यहाँ जो अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित जो नामांकन अपने भरा था वो नामांकन फ्री टेक्स्ट बुक में हमें डाल देना, क्योंकि हमने सबको बांटी थी। जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तिकाएं, फ्री यूनिफॉर्म अगर सामान्य जाति वालों को कितनों को बांटी। ये देखिए पिछले शैक्षणिक वर्ष से संबंधित है, बच्चों को दी जाने वाली सुविधाएं पिछला शैक्षणिक वर्ष प्राथमिक ग्रेड का है ये। इसमें केवल प्राथमिक 1 से 5 वालों का डेटा डालना है, 1 से 5 वालों का नामांकन कितना उसके अनुसार हमें यहाँ डालना है। फिर जमा करें पे क्लिक करना है और फिर आगे ये उच्च प्राथमिक वाले का आ गया, बच्चों को दी जाने वाली सुविधाएं पिछला शैक्षणिक वर्ष, ये जरूर पढ़ लेना है हमें ऊपर। इसमें उच्च प्राथमिक ग्रेड वालों का यानी 6 से 8वीं वालों का इसमें डालना है। फ्री टेक्स्ट बुक कितने बच्चों को मिली थी। इसी तरह से एस्कॉर्ट भत्ता कितने को मिला, बाइसिकल जो साइकिल है वो कितने को मिली। जमा करें पे क्लिक करना और आगे वाले पे आ जाना है। फिर CWSN छात्रों को गत शैक्षिक वर्ष, ये गत शैक्षिक वर्ष का ही भरना है हमें यहाँ। CWSN छात्रों को क्या क्या दी गई थी सुविधाएं वो सारी हमें यहाँ डाल देनी है। अगर किसी को कोई ट्राई साइकिल मिली है, कोई व्हील चेयर मिली है, तो कौन सी प्राथमिक में था या उच्च प्राथमिक में था या माध्यमिक में था, बालक था या बालिका था, उसकी यहाँ पे हमें संख्या डाल देनी है। और यहाँ फिर जमा करे पे क्लिक कर देना है और आगे वाले पे क्लिक कर देना है। इसके बाद एक समस्या और आती है साथियों, 10.1 में
10.1 पीजीआई वाले में। बीच का मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें परिणाम से संबंधित है। अगर 10वीं कक्षा है, बोर्ड कक्षा, आपका स्कूल 10वीं कक्षा तक है, 12वीं तक है, तो उसमें बोर्ड कक्षा का परिणाम हमें पिछले सेशन का डालना है, जो पीछे के मैंने स्किप किए हैं। अब यहाँ पे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं जो चीजें महत्वपूर्ण है वही बता रहा हूँ। शिक्षकों की संख्या जिनके पास आधार है अथवा जिनकी विशिष्ट आईडी किसी इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस पे अध्यारोपित है, तो हमें यहाँ वही संख्या डालनी है। जितने शिक्षकों के पास में आधार कार्ड और कोई आईडी है, तो हमें संख्या जो हमने टीचिंग स्टाफ डाला था, जितनी संख्या हमने टीचिंग स्टाफ की डाली थी, वही संख्या हमें यहाँ डालनी, या उससे कम हो सकती है। उससे ज्यादा डालते ही यहाँ पे एरर आ जाएगा, फिर हम ढूंढते फिरेंगे कि क्या समस्या क्या आई है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो हमने जो शिक्षण कार्य से संबंधित जो अपने स्टाफ है, कर्मचारी है, उनकी शिक्षकों की जो हमने मैपिंग करी थी, वहां पे कितने शिक्षक शिक्षण कार्य करवाते हैं, तो उनकी जो संख्या वहां पे लिखी थी वही संख्या हमें यहाँ लिखनी है। उससे मैक्सिमम वही लिखनी है, उससे कम हो सकती है क्योंकि हो सकता है सबके पास में आधार कार्ड नहीं हो, लेकिन उससे ज्यादा होते ही यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ 8 की जगह यहाँ एक बार मैंने वहाँ 8 डाल रखे थे, मैं यहाँ आपको 10 करके बता देता हूँ और इसको जमा करता हूँ, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा दोस्तों। फिर हम देखेंगे कि ये एरर कैसे आया, फिर वापस इधर उधर घूमते फिरेंगे। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया जमा पे, तो ये यहाँ पे क्या आ गया मेरे नीचे 10। वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू द टीचर्स एडेड इन सेक्शन 3.3। इसमें जो हमने जितने शिक्षकों की एंट्री करी थी उसके बराबर या उससे कम ही होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जहां तक हो सका मैंने समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कोई महत्वपूर्ण जानकारी इससे आपको मिली हो, आपका इससे सहयोग हुआ हो, तो आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो जो है आपके लिए लगातार डालता रहूं। धन्यवाद दोस्तों।